शेर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर हमारे पास दोनों सेम चीज़ों के नाम है, ठीक है। इनमें फ़र्क कहाँ पे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हमारे पास डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास स्प्लिट रिंग्स उसी तरह के होते हैं। लेकिन हम डीसी जनरेटर के केस में क्या कर रहे हैं, हम टॉर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें इन दोनों एंड्स पे ईएमएफ आउटपुट के तौर पर मिलती है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एंड्स पे जो ईएमएफ है वो प्रोवाइड करेंगे एक बैटरी के साथ, ठीक है। हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है जो कि ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है। अब जब ये ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे होंगे उस केस में हमें ये टॉर्क जो है एज एन आउटपुट मिलेगा। तो ये जो हमारी असेंबली है इसको हम डीसी मोटर कहेंगे। डीसी मोटर क्या करती है, बेसिकली जनरेटर जिस तरह हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी तरह हमारे पास जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास बैटरी कर रही है, और जो हमें मैकेनिकल आउटपुट मिल रही है वो इस शाफ्ट पे मिल रही है। अब वो हमें मैकेनिकल आउटपुट कैसे मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको बैक मोटर इफेक्ट के साथ भी रिलेट करेगी, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब इस साइड से हमारे पास करंट प्रोड्यूस कर रहा है, गुजर रहा है, तो हमारे पास फोर्स लग रही है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने बताया था कि जब एक कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें से करंट चार्जेस मूव कर रहे हो तो उन चार्जेस पे फोर्स लगती है। तो ये बेसिकली वो फोर्स होगी जो कि इसको इस असेंबली को रोटेट करेगी हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा, टॉर्क हमारे पास इक्वल होगा करंट आई मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एल्फा। अब एल्फा किस चीज़ का नाम है, तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल से आई है। तो अगर हम उस टॉपिक को रिवाइज करें तो उस टॉपिक से हमें बेसिकली पता चलता है कि हमारे पास जो ये एंगल एल्फा है ये बेसिकली मूवमेंट आर्म हम बेसिकली कह रहे हैं इस साइड के एंगल को, या प्लेन एंगल ऑफ द कॉइल, अभी मुजम्मिल ने डिस्कस किया, तो प्लेन एंगल ऑफ द कॉइल को हम मूवमेंट आर्म यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। नहीं, उसको नहीं कह रहे हम, सॉरी गलत। हम बेसिकली इस साइड इस एंगल को हम कह रहे हैं मूवमेंट आर्म है हमारे पास, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। इस चीज़ को हम अगर हम टॉपिक रिवाइज करें टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल का, तो उसमें हमें ये चीज़ बेहतर तरीके से क्लियर होगी कि ये रिलेशनशिप हमारे पास कहाँ पे है। टॉर्क हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय दी फोर्स हमारे पास टॉर्क के इक्वल है, ठीक है। और अगली जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप कुछ इस तरह से दिखेगी कि एक क्लोज लूप होगी जो जिसमें से करंट गुजर रहा है, और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो जब इस करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। अब वो क्यों लग रहा है, बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अगर हम इस पर राइट हैंड रूल लगाएं तो हमारे पास फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे करंट इसके निस्बत ऑपोजिट जा रहा है, तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी 180 फ्लिप कर जाएगी। तो अगर हम इस असेंबली को टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा, ठीक है। तो ये साइड व्यू से हम देख रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ से देख रहे हैं इस असेंबली को इस वक्त, ठीक है। जब यहाँ से देखेंगे हमारे पास यहाँ से करंट नीचे आ रहा है, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस कॉइल होगा हमारे पास, ठीक है। और जो बेसिकली ये लेंथ है हमारे पास, ये टोटल लेंथ बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम कह रहे हैं मूवमेंट आर्म, ठीक है। मूवमेंट आर्म बेसिकली क्या होता है, टॉर्क कपल अगर आप देखो कपलिंग फोर्स जो होती है, कपलिंग फोर्स बेसिकली हमारे पास एक पिवट पॉइंट होता है, उसके यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं और इस पिवट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे थे, तो इस लेंथ को हम कहते हैं ये हमारे पास मूवमेंट आर्म है, ठीक है। तो उसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी है कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑपोजिट फोर्सेज हैं जो कि इसको रोटेट कर रही हैं, तो हमारे पास ये बेसिकली मूवमेंट आर्म है हमारे पास। तो अगर हम इसको साइड व्यू से देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की असेंबली होगी, यहाँ पे फोर्स आउट ऑफ द प्लेन होगी, और यहाँ पे फोर्स एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स इनटू द प्लेन हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे मूवमेंट आर्म को अगर रीड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास मूवमेंट आर्म क्या है, बेसिकली ए जो लेंथ है हमारे पास जिसको हम ए कह रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मूवमेंट आर्म है, मल्टीप्लाई बाय दी फोर्स हमारे पास क्या है, आई टाइम्स एल टाइम्स बी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसी सारे सिनेरियो को हम टॉप व्यू से देखें हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये जो है ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये दो हमारे पास फोर्सेज हैं, कपल फोर्सेज, बेसिकली इन्हीं फोर्सेज को टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेंगी, और ये हमारे पास बेसिकली टॉर्क है जो कि इस डायरेक्शन में है, और इस लेंथ को हम कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी लेंथ है उसको हम मूवमेंट आर्म कह रहे हैं। अब जब हमारी असेंबली इस डायरेक्शन में है यानी कि इस पोजीशन में है तो हमारी मूवमेंट आर्म ए के इक्वल है, लेकिन जैसे ही हम रोटेट करेंगे हमारी जो मूवमेंट आर्म है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हमारी मूवमेंट आर्म इतनी थी,
ठीक है, अब वो कम होके इतनी हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास मूवमेंट आर्म क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है विद द फेज ऑफ द रोटेशन। ठीक है, अब बेसिकली हमने रिलेशनशिप डेवलप करना है कि हमारी मूवमेंट आर्म विद द फेज किस तरह से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी रैंडम पोजीशन पे देखें इस कॉइल को, तो हमारे पास ये कॉइल इस डायरेक्शन में है, हमारे पास जो ओरिजिनल मूवमेंट आर्म थी वो बेसिकली लेंथ ए ये थी, इसको हम लेंथ ए प्राइम कह देते हैं। अगर तो लेंथ ए और लेंथ ए प्राइम में क्या रिलेशन है, हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टोटल लेंथ है और बेसिकली हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये वाली लेंथ क्यों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे फोर्सेस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन फोर्सेस को अगर हम एक्सटेंड करें तो हमें बेसिकली जो मूवमेंट आर्म होती है वो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या मिनिमम डिस्टेंस कह लो। ठीक है, तो इसलिए हमें ए प्राइम चाहिए। अब ए प्राइम हमारे पास किस के इक्वल है, अब वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में की डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, तो इस एंगल को अगर हम अल्फा एंगल कह रहे हैं, अल्फा एंगल किस दो चीज़ों के दरमियान में है, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और कॉइल के दरमियान में। ठीक है, कि कॉइल हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है उसको हम अल्फा कह रहे हैं। तो अगर हमारे पास अल्फा एंगल ये है तो यहाँ पे भी अल्फा एंगल यही होगा और बेसिकली हमें ये वाली लेंथ चाहिए। तो ये हमारे पास ए जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये हमारे पास बेस है। तो बेस हमारे पास किसके इक्वल होगी, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो लेंथ है ए प्राइम, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए कॉज ऑफ अल्फा के इक्वल है। तो बेसिकली ये कॉज ऑफ अल्फा हमारे पास यहाँ से आता है कि जिस तरह से हम हमारी कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है उसी तरह से हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है वो चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली मूवमेंट आर्म एट एनी इंस्टेंट हमें पता चल सकती है अगर हमें अल्फा एंगल पता है। तो बेसिकली अल्फा एंगल हमारे पास किन दो चीज़ों के दरमियान में है, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। तो हमारे पास जो ये रिलेशन है, अच्छा एक और चीज़ हमारे पास एल मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास ओरिजिनली क्या था, जो ए है, ए प्राइम की बात नहीं हो रही, ए हमारे पास मूवमेंट आर्म है तो वो बेसिकली इस कॉइल की विड्थ के इक्वल है। और लेंथ एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास बेसिकली इसकी ये वाली हाइट है। ठीक है, ये हमारे पास एल है, तो एल मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द कॉइल के इक्वल होगा। तो हम इस रिलेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम एल और ए को मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको एन ए बी, यानी कि ए हमारे पास एल और ए को मल्टीप्लाई करने से है, तो हमारे पास जो टॉर्क का रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, करंट आई मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ अल्फा। और अल्फा मैं आपको बता चुका हूँ किन दो चीज़ों के दरमियान में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान में एंगल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स। तो जिस तरह हमारे पास बैक मोटर इफेक्ट था इन जनरेटर्स, उसी तरह हमारे पास बैक ईएमएफ इफेक्ट आता है इन मोटर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली बैक मोटर इफेक्ट का इन्वर्स प्रोसेस है। अब ये किस तरह से हमारे पास काम करता है, तो फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो वो आपको एक्सप्लेन करता है वो ये कहता है कि जो मोटर्स है हमारे पास वो एग्जैक्ट इन्वर्स ऑफ दी जनरेटर्स होती हैं। कि जनरेटर्स जिस तरह से काम करते हैं मोटर्स एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट करते हैं। जनरेटर्स को हम मैकेनिकल पावर देते हैं, वो हमें इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट देते हैं। जो हमारी मोटर्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और वो हमें मैकेनिकल पावर एज एन आउटपुट देती हैं। तो यहाँ पे जो वो मेन बात करता है वो ये बात करता है कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, जिस तरह जनरेटर्स में हम ईएमएफ इंड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं लेकिन लोड की वजह से उन पे बैक मोटर इफेक्ट आता है वो फोर्स की वजह से, यहाँ पे हम फोर्स एज एन प्रोडक्ट चाह रहे होते हैं और जब उस पर यानी कि वो रोटेट कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो वो ईएमएफ अगेंस्ट द मोशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं कि बैक ईएमएफ इफेक्ट। आगे वो जो चीज़ हमें बताता है, आगे वो हमें एक और चीज़ बताता है, वो ये बताता है कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो हमारे पास क्या होती है, NWAB। ठीक है, जो हमारे पास अगर साइन ऑफ थीटा की बात भी कर लेते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। ओमेगा जिस तरह से हमारे पास बढ़ रहा है हमारे पास जो बैक ईएमएफ जो ईएमएफ इन दी मोटर है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब मोटर स्टार्ट होती है उस टाइम पे हमारे पास ईएमएफ कम होती है और जिस तरह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस जो हमारे पास बैक ईएमएफ है वो उस तरह से बढ़ती जाएगी जिस तरह से हमारे पास स्पीड ऑफ द मोटर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम केवीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस सारे सिनेरियो को, तो केवीएल हमारे पास क्या देता है, केवीएल हमें ये बताता है कि जो हमारे पास सप्लाई है वो इक्वल टू द लोड है। ठीक है, अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज रूल याद हो तो इस केस में हमारे पास जो सप्लाई है वो क्या है, वो बैटरी है मोटर के केस में, और जो हमारे पास आउटपुट है वो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर मल्टीप्लाई बाय करंट होगी, प्लस उसमें जो चीज़ ऐड होगी वो हमारे पास बैक मोटर इफेक्ट ऐड होगा। ठीक है, तो जो हमारी जो
पावर सप्लाइड बाय द बैटरी है वो इन दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारे पास। आगे वो वंस अगेन वही कहानी रिपीट कर रहा है कि जिस तरह से हमारी मोटर स्टार्ट होती है, तो चूंकि जब स्टार्ट हो रही है तब हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास बैक मोटर इफेक्ट जो है वो ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है, बैक ईएमएफ इफेक्ट सॉरी, तो वो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। ओमेगा हमारे पास इनिशियली ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो बैक ईएमएफ होगी वो भी हमारे पास इनिशियली कम होगी, और जिस तरह से हमारे पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हमारे पास बैक ईएमएफ जो है वो भी बढ़ती जाएगी। आगे वो फिर एक और बात बताता है, वो ये बताता है इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोड, ओवरलोड से मुराद ये कि बैटरी, हम जो मोटर है उससे कुछ ना कुछ मैकेनिकल आउटपुट ले रहे हैं। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि आपने एक मोटर को पावर बिजली के साथ कनेक्ट किया और आप उसकी शाफ्ट को पकड़ के उसको घूमने से रोटेट कर दो, तो बेसिकली आप उसको ओवरलोड कर रहे हो, तो आप उसको रोटेट होने से रोक रहे हो। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो शाफ्ट है वो स्लोली रोटेट करेगी। जब वो स्लोली रोटेट करेगी उससे क्या होगा, हमारे पास बैक ईएमएफ इफेक्ट जो है वो हमारे पास कम होगा। अब उसका नुकसान हमें एक है, उसका नुकसान हमें क्या है कि हमारा जो इंटरनल सर्किट ऑफ द कॉयल है, कॉयल जो है वो हमारे पास ज़्यादा जो करंट है वो निकालना शुरू कर देंगे, यानी कि उनके उनमें जो करंट है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा हमारे पास कि उनकी लिमिट को ये करंट एक्सीड कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो मोटर है वो बर्नआउट हो जाएगी। अब मोटर बर्नआउट क्यों होती है, बेसिकली हमारे पास जिस तरह से करंट इंक्रीज हो रहा है उस तरह से हमारे पास हीट इन दी मोटर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हीट का रिलेशन हमारे पास करंट के साथ क्या है, आई स्क्वेयर टाइम्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द टाइम। तो हमारे पास हीट इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन करंट। तो अगर तो हमारे पास ये चीज़ कम हो रही है तो हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, उससे हमारे पास करंट बढ़ रहा है, करंट के बढ़ने से हमारे पास हीट बढ़ रही है, और हीट के बढ़ने से हमारे पास एक टाइम रीच होगा कि मोटर जो है वो बर्न आउट हो जाएगी। इसलिए अगर आप उसको ज़्यादा देर पकड़ के रखो, उसको रोटेट होने से रोकोगे, तो आपकी जो मोटर है वो जल जाएगी। वो किस लिए जलेगी, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो करंट है वो उसकी लिमिट को एक्सीड कर जाएगा और वो हीट की वजह से जो है वो जल जाएगी। अब बैक ईएमएफ इफेक्ट को अगर हम डायग्राम की सूरत में देखें, तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना तो डीसी मोटर है ना तो डीसी जनरेटर है, अभी हमने इसको ओपन कर दिया कि ये कुछ भी हो सकता है। अगर तो हम इसको रोटेट कर रहे हैं, अगर तो इसको ना मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फोर्स है अगेंस्ट दिस मोशन वो हमारे पास आएगी। ठीक है, ये बेसिकली हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस इफेक्ट को कहेंगे हम मोटर इफेक्ट है, अभी बैक मोटर इफेक्ट की तरफ नहीं जा रहे। और जब ये रोटेट करेगा तो हमारे पास अगर तो सर्किट क्लोज है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो ईएमएफ हमारे पास इन दो साइडों पे इंड्यूस होगी, और जो हमारे पास फोर्स होगी वो इन दो साइडों पे इंड्यूस होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये साइड और ये साइड यहाँ पे फोर्स लगेगी। अब जब हमारा जनरेटर है, जनरेटर के केस में हम ईएमएफ इंड्यूस करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को रोक रही है फोर्स, तो उसे हम कहेंगे कि ये बैक मोटर इफेक्ट है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया और हम ये फोर्स चाह रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो ईएमएफ है वो इसको अपोज करेगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा बैक ईएमएफ इफेक्ट है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो बैक मोटर इफेक्ट और बैक ईएमएफ इफेक्ट है ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास बैक ईएमएफ इफेक्ट ज़्यादा है और हमने पावर उसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया, तो वो हमारे पास एज अ मोटर काम कर रही है। और अगर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा है, हमारे पास बैक मोटर इफेक्ट जो है वो कम है, तो उसके केस में हमारे पास ये एज अ जनरेटर काम कर रहा है। न्यूमेरिकल भी एक देख लेते हैं हम। इस न्यूमेरिकल में वो हमें क्या कह रहा है, अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज रनिंग बाय अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट। बेसिकली वो कह रहा है कि एक डीसी मोटर है जो कि रोटेट कर रही है इन अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, और जो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी या वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी वो है 24 वोल्ट्स। आगे वो कह रहा है द कॉयल ऑफ द मोटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms। जो मोटर की कॉयल है, जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 2 ohms। इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ ऑफ 22.5 volts व्हेन ड्रिवन एट लोड एट नॉर्मल स्पीड। तो यानी कि जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर रोटेट कर रहा है तो वो एक बैक ईएमएफ इफेक्ट जो है उसमें वो 22.5 वोल्ट्स है। तो ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी मोटर है। आगे वो हमें क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है वो हमसे, व्हाट इज द करंट व्हेन दी मोटर इज जस्ट स्टार्टअप। करंट बताओ तब जब हमारे पास मोटर जस्ट स्टार्ट हुई है, यानी कि हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास 0 है। और उसके बाद वो अगली चीज़ हमसे क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड दी करंट व्हेन दी मोटर इज रनिंग एट अ नॉर्मल स्पीड। तो हमें वो करंट बताओ जब हमारे पास जो लोड है वो नॉर्मल है, तो उस दौरान हमारे पास करंट क्या होगा। तो बेसिकली हमारे पास दो स्नैरियोज हैं, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है।
तो अगर हम पहला सिनेरियो देखें या इन जनरल देखें, हमारे पास सप्लाइड वोल्टेज इक्वल है हमारे पास कंज्यूम्ड वोल्टेज में। उसमें हमारे पास एक तो कॉइल इंटरनली उस वोल्टेज को कंज्यूम कर रही है, दूसरा हमारे पास बैक ईएमएफ इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमें ये जो वोल्टेज है बैटरी वो सप्लाई कर रही है। तो जब हमारा जो सिनेरियो है, हमारी जो मोटर है, उसकी जब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो उस केस में हमारे पास जो बैक ईएमएफ होगी वो भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो वी है वो इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब इस केस में हमारे पास वी भी हमें पता है, हमें आर भी पता है, हमने आई फाइंड आउट करना है बेसिकली इस केस में। तो हम आई के लिए इक्वेशन को सीधा करेंगे, वी डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, इसलिए आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें वी की वैल्यू भी पता है और हमें आर की वैल्यू भी पता है, दोनों की वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास करंट एट ओमेगा जीरो यानी कि एट स्टार्ट आ जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ वो क्या कह रहा है, एट नॉर्मल लोड जो है वो करंट फाइंड आउट करो। तो हम वंस अगेन इसी इक्वेशन को लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आई हमें नहीं पता, ठीक है, आर हमें पता है, वी हमें पता है और हमें बैक ईएमएफ भी पता है। तो जब हम इन सब की वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हम आई की वैल्यू एट दैट इंस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को आई के लिए सीधा करेंगे। तो जब आई के लिए सीधा करेंगे तो बैक ईएमएफ यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी और फिर आर इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जो वी की इक्वेशन बने, आई की लिए इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वी माइनस ई एम एफ डिवाइडेड बाई दी रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो 24 माइनस 22.5 डिवाइड बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या करंट की वैल्यू आएगी, 0.75 एम्पेयर्स। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देख के अंदाजा हो रहा है, अच्छा ये जो करंट की वैल्यू ये बहुत थोड़े से इंटरवल के लिए होते हैं, क्योंकि मोटर जो है वो फ़ौरन से अपनी नॉर्मल रोटेटिंग वेलोसिटी पे आ जाती है। तो ये वैल्यू बहुत थोड़े से टाइम के लिए होगी, तो उस दौरान इतना हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी कम है, ठीक है। तो जब हम उसको बिल्कुल रोक के रखेंगे, अगर तो हम उसको इंटेंशनली रोक के रख रहे हैं और ये वाली करंट की वैल्यू बहुत देर तक सस्टेन हो, तो हमारे पास हीट की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, टाइम्स आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए इसको रोक के रखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा देर के लिए ये वाली करंट की वैल्यू रहेगी, तो जिसकी वजह से हीट हमारे पास ज़्यादा होगी और हमारे पास जो मोटर है वो बर्न आउट हो जाएगी। तो बेसिकली मोटर बर्न आउट के केस में वो आपको यही समझा रहा था।